करोड़ दर्शकों के भरोसे। तो बिहार के असेंबली इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। आज कुल 17 जिलों के 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह दूसरा मरहला है। पहले मरहले में जो 28 अक्टूबर को हुआ था 71 सीटों पर वोट डाले गए थे और आज 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसका मतलब साफ है कि 160 से ज्यादा सीटें जो है वो पूरी हो रही हैं और बिहार में किसी भी पार्टी या किसी इत्तेहाद को इक़्तिदार पाने के लिए 122 सीटें चाहिए होती हैं। तो इसमें सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इन दो मरहलों में ही आवाम के रुझानों के मुताबिक एनडीए या फिर जो अजीम इत्तेहाद है उसे क्या इतने नंबर्स मिल जाएंगे कि वो सरकार बना सकें, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा मरहला है, तीसरा और आखिरी मरहला, उसके तहत वोटिंग 7 नवंबर को होनी है। तो आज सुबह से जिस तरह से वोटिंग का अमल जारी है, कई जगहों से ऐसी शिकायतें मिली कि ईवीएम में खराबी थी, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, और खराबी की वजह से कहीं आधे घंटे ताखीर से, कहीं 1 घंटे की ताखीर से, तो कहीं उससे भी ज़्यादा ताखीर से वोटिंग शुरू हुई है। और बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी वोटिंग का अमल जारी है। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाब के तहत 28 असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो, इन 2 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। इसी तरह से गुजरात में भी 8 असेंबली हलकों में वोटिंग हो रही है। साथ ही साथ कई और ऐसे रियासतें हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा महसूस किया जा सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है मरकज़ की, उसके खिलाफ या उसके फेवर में भी कहीं ना कहीं ये मैंडेट हो सकता है। जिस तरह से तमाम रियासतों, यानी कई रियासतों से वोटिंग को लेकर बातें आएंगी, उससे यह अंदाज़ा किया जा सकता है। दूसरा मरहला कितना अहम है, इस पर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने रिपोर्टर्स के साथ। इस वक्त आपको हम बताते हैं कि 90 साला बुजुर्ग, जी हाँ, 90 साला बुजुर्ग खातून से हमारे नुमाइंदा ने न सिर्फ बात की है बल्कि पोलिंग मरकज तक उन्हें ले जाने में मदद भी की। यानी कि जमहूरियत के इस त्यौहार में कितना अहम है आपका एक वोट, इस बात को ये 90 साला खातून से बात करके पता आपको चल सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण का चुनाव है और कई चुनाव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ एक रंग ये भी है जहाँ पे 90 साल की महिला, मेरे साथ बुजुर्ग महिला है जो चलने फिरने में असमर्थ है, लेकिन वोट करने के लिए मतदान केंद्र में पहुँची है अपने बेटे के साथ। कौन, आपका बेटा ही है ना? हाँ। मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मतदान केंद्र में। तो क्या सोच करके वोट करने के लिए आए हैं यहाँ पे? जीतेगा बोल, सरकार जीतेगा बोल के। जीतेगा सरकार जीतेगा, जो अच्छा करे। हाँ, जो अच्छा करे जीतेगा। एक और भात देगा हम लोग को खाने का, रोजगार। हाँ, रोजगार देगा, रोजगार देगा, घर देगा, उससे हाँ हाँ हाँ, हाँ है ना? हाँ। तो क्या हुआ है, पैर में चल फिर नहीं पाते काकी आप? नहीं चलते हैं, बहुआ ले जाता है कहीं कहीं। अच्छा, नहीं तो सकते, चलने फिरने में असमर्थ हैं आप? हाँ हाँ? हाँ तो मतदान करने के लिए लेकिन आए, क्योंकि मतदान करना जरूरी है। हाँ, जरूरी है। कि 327 संख्या नंबर ये बूथ है पटना का। यहाँ पे बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये बिहार विधानसभा चुनाव है आज। और यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से जो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और बुजुर्ग मतदाता भी मतदान केंद्रों में पहुँचने लगे हैं, मतदान करने के लिए यहाँ पे पहुँचने लगे हैं। तो चलने फिरने में ये जो मतदाता है असमर्थ है, लेकिन मतदान करने के लिए पहुंचे हुए। तो न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम दर्शकों से ये अपील है कि जो मतदाता इस वक्त घर पे बैठे हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान केंद्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। कैमरामैन अमित के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। तो आपने देखा कि जमहूरियत के इस त्यौहार में आवाम की भागीदारी कितनी अहम है और इस बात को महसूस करते हुए 90 साला इस खातून ने भी वोट दिया। और नीतीश कुमार को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीतीश कुमार पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर और ये जाहिर है अपना वोट कास्ट करने गए हैं। नीतीश कुमार जी, बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार वजीर आला है और इस बार जो वोटिंग हो रही है, वोटिंग के बाद 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे ये तय होगा, उससे ये साबित हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार को बिहार की आवाम एक बार फिर से वजीर आला के तौर पर देखना चाहती है
या नहीं देखना चाहती? चूंकि आपसे कुछ देर कबल हमने जो आपको बिहार के साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी का बयान सुनाया था, उनका कहना था कि अवाम जो है इस बार पूरी तरह से इस इक़्तिदार को बदलने की कोशिश में है और उसकी एक लहर चल रही है तब्दीली की। लेकिन नीतीश कुमार को उम्मीद है कि बिहार के अवाम एक बार फिर नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी और उन्हें वज़ीर आला की कुर्सी पर बनाए रखेगी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ अलायंस कर रखा है और जेडीयू बीजेपी ही नहीं बल्कि साथ ही साथ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ये भी उनके साथ है और एक पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी। तो ये 4 पार्टियां हो गई। इसके अलावा एलजेपी भी इस खेमे में है, लेकिन एलजेपी के लीडर बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्हें नीतीश कुमार किसी भी सूरत में वजीर आला के तौर पर मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास जो चल रहा था उसे बिल्कुल उसके रफ्तार को थाम दिया है, जबकि एलजेपी के नेता बार बार बीजेपी की तारीफ करते रहे हैं, बीजेपी से अपनी दोस्ती, सियासी दोस्ती का बार बार ऐलान करते रहे हैं। तो बिहार की आवाम को इस बार यह समझना है कि वो एलजेपी की बातों पर यकीन करें या जेडीयू की बातों पर यकीन करें या बीजेपी की बातों पर यकीन करें। दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद है जिसमें आरजेडी है। आरजेडी की लीडरशिप में, आरजेडी की अगुवाई में कांग्रेस उनके साथ है और जितने भी बाएं बाजू की पार्टियां हैं जैसे सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, इन तीनों पार्टियों ने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर अजीम इत्तेहाद के साथ शराकत की है। तो इसे अजीम इत्तेहाद कहा जा रहा है। तो एक तरफ अजीम इत्तेहाद है, एक तरफ बीजेपी और जेडीयू और एचएएम यानी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी का एक इत्तेहाद है। एक तरफ पीडीए है, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। नीतीश कुमार मुझे लगता है कुछ मीडिया के सवालों का शायद जवाब दें। वोट देकर बाहर आ रहे हैं नीतीश कुमार और वोट का निशान दिखा रहे हैं कि उन्होंने वोट कर दिया, उन्होंने लोकतंत्र के, उन्होंने जमहूरियत के इस त्यौहार को मनाया। नीतीश कुमार आगे 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 चलिए आने दीजिए। अब पूरी तरह से बिहार के अवाम के हाथों नीतीश कुमार की सियासी तकदीर का फैसला होना है। उंगली सर, उंगली सर, उंगली उंगली सर। अरे बाइट दे रहे हैं, क्या कहेंगे सर? अरे हटिए, बाइट दे रहे हैं। अरे बाइट दे रहे हैं, अरे बाइट दे। लोगों को मतदान करना चाहिए। संदीप उधर सर, एक बार दिखा दीजिए सर। बैठो ना। चलिए आप आराम रहिए, नहीं बोलो। तो नीतीश कुमार ने बस एक बात कही है कि सब लोगों को मतदान करना चाहिए और इसी बात को बार बार न्यूज़ 18 उर्दू भी आपसे अपील के तहत ये कह रहा है कि जमहूरियत का ये जो हक आपको हासिल है, इस हक को ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने हक रायदही का इस्तेमाल ज़रूर करें और अगले 5 सालों तक आपके लिए किस तरह के नियम कानून बने, किस तरह की नीतियां हो, उसे तय करने के लिए वोट डालें। वोट थोड़ा स्लो है लेकिन चल रहा है, ठीक, आस्ते आस्ते आदमी भीड़ होगा, थोड़ा सा देर बाद भीड़ हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पूरा और अच्छा कोविड लाइन का पालन करते हुए सब हाथ धोने का सब फैसिलिटी अच्छा है। क्या क्या इस्तेमाल हैंड में पहले हैंड वॉश करने, अपना पानी से पास करते हैं, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद ग्लव्स देते हैं और अपना जो टेम्परेचर टेस्ट करते हैं। तो फिर कोविड गाइडलाइन के मुताबिक चल रहा है? हाँ, कोविड गाइडलाइन का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं अभी तक तो इसे चल रहा है। तो फिर ये कितने बजे तक शुरू हुआ, शुरू कब हुआ और कितना बजे तक शुरू? पूरा राइट 7 बजे शुरू हो गया था। हम 7:05 बजे तक हम वोटिंग दे के लिख गए हैं। कितने बजे तक ये चलेगा? ये तो चलेगा, अब 6 बजे तक शायद चलेगा, शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो बिहार में दूसरे मरहले के तहत 94 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने भी अपना वोट कास्ट किया, नीतीश कुमार ने भी अपना वोट दिया, सुशील कुमार मोदी ने भी वोट दिया। ऐसे तमाम बड़े चेहरों ने वोट दिया और लोगों से अपील भी की कि लोग बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। दरअसल एक बार सुनते हैं राबड़ी देवी को। बदलाव के
मैडम जो दो फेज, एक फर्स्ट फेज हो चुका है, ये सेकंड फेज है, तो आप लोग को भी तो इनपुट मिला होगा ना? क्या पूरा रिपोर्ट मिला है, हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है। हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। तो आप लोग जो वोट मांग रही हैं, क्या कह के मतलब तेजस्वी जा रहे हैं? बदलाव के। तेजस्वी बेरोजगार लोग हैं, कोई के जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन लोग कर रहा है। पलायन लोग लॉकडाउन में लोग आया, फिर लौट के लोग चल गया, यहाँ रोजगार नहीं मिला, सरकार यहाँ रोजगार नहीं दी। नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे? एनडीए का चेहरा है। बिहार के जनता बदलाव चाहता है। हाँ। तो बिहार के जनता जो चाहेगा वही होगा। एक अंतिम सवाल मैडम, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर रह रहे हैं, अगर बीजेपी बोला है कि हमें अधिक सीट भी आएगी तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाएंगे। आपको उम्मीद है कि बीजेपी बनाएगी नीतीश कुमार को, अधिक सीट आती है तो? देखिए, हम लोग को भी अधिक सीट आया था, बाकी हम लोग जो मुंह से हम लोग कह देते हैं, जबान दे देते हैं, उस जबान को हम लोग पूरा करते हैं। लालू जी भी मुख्यमंत्री बनाए, 80 सीट हमारा आया था। सबसे बड़ी पार्टी आपसे? सबसे बड़ी पार्टी हमारा है। दुख है आपको कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आपके गठबंधन को छोड़ा, उस बात को लेकर कभी? देखिए, बिहार के जनता समझ गया है कि पलटू राम है, पलट गए, फिर अबरी बदलाव लोग चाहता है। 10 तारीख को डबल खुशी आएगी? जी, डबल खुशी आएगी। लालू जी भी आने वाले हैं? जी। हमारे साथ तो राबड़ी देवी बिल्कुल सीधे साधे अल्फाज में उनका यही कहना है कि उनको ये महसूस हो रहा है कि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है और बिहार की आवाम बदलाव चाहती है। रिपोर्ट जब हमारे नुमाइंदे ने उनसे सवाल किया और मीडिया के नुमाइंदे ने, तो उनका सीधे यही कहना था कि लोगों को इस बात का बखूबी एहसास है कि नीतीश कुमार, जो उनके अल्फाज में था कि बार बार अपनी पोजीशन बदलते हैं, वो पलटू राम हो गए हैं और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह से ये राबड़ी देवी का अपना एक अंदाज़ा है, वो इस बात के दावे कर रही हैं कि तब्दीली की लहर है। भविष्य को देखते हुए अपने विकास और एक सरकार, अच्छी सरकार बनाने के लिए, जो विकास और देश के हित में जो सरकारें काम करे, उसके पक्ष में लोग मतदान करने का मूड बनाते हैं और भारी संख्या में सुबह से ही दूसरे चरण के मतदान में पंक्तिबद्ध होकर मतदाता लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कई दिग्गज हैं इसमें, क्या महत्व है इस चरण का? देखिए, हर चुनाव का महत्व होता है, हर चरण का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है और मतदान का तो महत्व है ही, इसलिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। तेजस्वी जी का भी आज फैसला होने वाला, क्या लगता है कि क्या नतीजा होगा? चलिए जनता खुद बखुद निर्णय लेती है। अब वहाँ की जनता के हाथ में निर्णय है, जनता वहाँ सोच समझकर निर्णय लेगी। छोड़ दो, चलो। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में दूसरे फेज के तहत आज 17 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिनमें कुल 94 सीटें हैं और इनमें काफ़ी अहम जो है वो ये है कि किस तरह से इस बार बिहार की आवाम इस पर अपना फैसला देती है। इसी बीच राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उनका ये कहना है, अपने ट्वीट पर राहुल गांधी लिखते हैं कि आज आप सबसे मिलने बिहार के कोढ़ा और किशनगंज में आ रहा हूं। बढ़ती बेरोजगारी, किसानों पर आपदा, कमजोर अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर बात होगी। साथ ही आज बिहार के कुछ जिलों में वोटिंग का दूसरा फेज है। वोट जरूर दें ताकि आपके पसंद की सरकार बने। यानी राहुल गांधी भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप अगर सरकार को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वही सरकार रहे, तब भी आप वोट करें। अगर आप सरकार को बदलना चाहते हैं तब भी आप वोट करें। राहुल गांधी का ये कहना है कि वोट देना ज़रूरी है, जिस बात को अभी नीतीश कुमार ने भी कुछ देर कबल कहा कि आप अपना मतदान ज़रूर करें। इसी बात को तेजस्वी यादव ने भी रिपीट किया कि लोगों से अपील करता हूं कि लोग वोटिंग ज़रूर करें। और न्यूज़ 18 उर्दू भी बार बार आपसे अपील कर रहा है कि जो लोग अब तक घरों से नहीं निकले हैं वो अपने घरों से निकलें और वोट करें। जहां भी, चाहे वो बिहार के दूसरे फेज के तहत 17 जिलों की आवाम है या फिर मध्य प्रदेश में 28 असेंबली हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं वहां की आवाम है, या फिर तेलंगाना में एक ज़िमनी
इंतखाब हो रहे असेंबली हल्के में वहाँ की आवाम हो, या फिर झारखंड के 2 असेंबली हल्कों में ज़िमनी इंतखाब है वहाँ की आवाम हो, इस तरह से कई और रियासतों में जो वोटिंग हो रही है, जहाँ बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, वहाँ के भी आवाम से अपील है कि वोट ज़रूर डालें, क्योंकि आप जब वोट डालते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी राय शुमारी होती है। आपकी राय क्या है, किसकी सरकार बननी चाहिए, अमलन आप अपना मशवरा देते हैं, और कौन जानता है कि आपका ही एक वोट नतीजे को बदल डाले, कौन जानता है कि आपका ही एक वोट डिसाइसिव हो जाए किसी के को हराने या किसी को जिताने के लिए। तो वोट जरूर करना चाहिए और आप करें वोट। तो इस आपको ये बता दें कि आज फिर से आज भी चूंकि तीसरे मरहले की वोटिंग अभी बिहार में होनी बाकी है, जो 7 नवंबर को होगी, तो उसके तहत अभी से जो प्रचार है या इंतखाबी कैंपेन है वो ज़ोरदार है, और उन इलाकों में वोटिंग 7 नवंबर को जहां होनी है उसके लिए इलेक्शन कैंपेन जारी है। वज़ीर आज़म की भी आज रैलियां हैं, राहुल गांधी की भी रैली है, और दोनों हर तरफ से ये अपील की जा रही है कि आप इंतखाबात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इंतखाबात में शामिल ज़रूर हों। और इसी के साथ एक और अहम चीज़ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो ये मरहला है वो लगभग ये तय कर देगा कि इस मरहले में किसकी सरकार बन सकती है और कौन इक़्तिदार से बाहर हो सकता है या फिर से वो इक़्तिदार पर कदम जमा सकता है। चूँकि जैसा हमने पहले बताया कि 71 सीटों पर पहले मरहले में वोटिंग मुकम्मल हो चुकी और आज 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 71 और 94, तो ये जो मैजिक फिगर होता है 50+1 का, 50% +1 का, वो इससे पूरा होता जा रहा है। तो 165 सीटों की वोटिंग आज मुकम्मल हो जाएगी, जबकि बिहार में कुल जो सीटें हैं वो 243 हैं, और इस तरह से 122 जिसे जीत मिल चुकी होगी, यानी जिस पार्टी या गठबंधन के 122 उम्मीदवार जीत चुके होंगे तो वो सरकार पर वहाँ पर काबिज हो जाएगा, वो इक़्तिदार अपने संभाल लेगा। तो इस तरह 122 क्या इन 165 में से किसी भी एक इत्तेहाद को हासिल हो सकता है, ये काफ़ी अहम है। जब भी कभी ये देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर जब बदलाव होता है या बदलाव को लेकर वोट डाले जाते हैं, तो वो अगर 3 या 4 मरहलों में है तो 2 मरहले या 3 मरहलों तक में नतीजे लगभग आ चुके होते हैं। एक अहम बात यह भी है कि बिहार में चूंकि ये दूसरा जो फेज़ हो रहा है, इस फेज़ में सबसे ज़्यादा 94 सीटें हैं, जो कि पहले फेज़ में 71 थीं, और जो तीसरा फेज़ होगा उसमें 78 सीटें होंगी। तो सबसे ज़्यादा सीटें भी 94 सीटें इसी में हैं। और इसमें जो बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है, उनमें बीजेपी कुछ ज़्यादा सीटों पर जेडीयू के मुकाबले चुनावी मैदान में है, तो इसलिए ख़ास तौर से बीजेपी का स्टेक जो है वो ज़्यादा इस सेकंड फेज़ में है कि कितनी कामयाबी बीजेपी को मिल सकती है। और ये जो सेकंड फेज़ है जिनमें 94 सीटों में वोटिंग हो रही है, इनमें से 31 सीटों पर पिछली बार आरजेडी ने कामयाबी हासिल की थी, और इस बार आरजेडी ने 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें से 31 वो सीटें शामिल हैं जो वो जीत चुकी थी 2015 में। तो ये बहुत अहम है, एक एक पल का इंतखाब, एक एक पल, एक एक सीट, एक एक वोट काफ़ी अहम है तमाम सियासी जमातों के लिए, और उससे ये भी तय होगा कि किसको कितनी सीटें इस पर मिल रही हैं। तो दूसरे फेज़ के तहत मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स के ज़रिए से कुछ खबर देना चाहूँगा। ग्राफिक्स से हम आपको ये बताएंगे कि दूसरे फेज़ में उम्मीदवार कौन कौन हैं, बड़े चेहरे कौन कौन से हैं, ये आपको हम बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि किन किन ज़िलों में, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो ये आप देखिए, ये दूसरा मरहला जो है, इसमें किन पार्टियों ने कितनी कैंडिडेट खड़े किए हैं वो आप देख रहे हैं। बीजेपी के 45 उम्मीदवार हैं दूसरे मरहले के तहत, और एलजेपी ने 52 उम्मीदवार खड़े किए हैं, 56, आरएलएसपी ने 36, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बीएसपी की 33 सीटें। और इसी के साथ हम जुड़ रहे हैं अपने नुमाइंदे से जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे इस बारे में सीधा सवाल करेंगे। हमें आप बताएं कि इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल नज़र आ रही है, क्या वोटर टर्नआउट जो है वो ठीक ठाक तादाद में दिखाई दे रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि कोरोना की वजह कर इसमें कुछ कमी है?
प्रवीण, आपको जी देखिए, मेरी मैं आवाज नहीं आ रही है? मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में हूँ जी हाँ। और ये रतनपुरा का जी 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 आपकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बताएं। हेलो जी हाँ, बोलिए बोलिए। जी, मैं मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के रतनपुरा में हूं और ये देखिए, ये आदर्श बूथ बनाया गया है यहाँ पर और पूरी तरह कोरोना काल में जो भी एहतियात है वो बरतने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप देखिए, हेल्थ डेस्क है यहाँ पर, जो वोटर आ रहे हैं उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके शरीर का टेम्परेचर मापा जा रहा है और उसके बाद वोट करने के लिए आगे लोग जा रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर में फिलहाल 10% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि वोटरों की तादाद धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे ही बढ़ेगा। और मुजफ्फरपुर में जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, नक्सल प्रभावित एरिया हैं, खास करके जो मीनापुर, साहेबगंज और पारू का इलाका है, यहाँ सुबह 7 बजे से दिन के 4 बजे शाम तक ही वोटिंग होनी है। तो इसको लेकर पूरी तैयारी है। देखिए, ये दिव्यांग मतदाताओं के लिए केंद्र बनाया गया है, हेल्प डेस्क है, जो भी दिव्यांग मतदाता आ रहे हैं उनको हेल्प किया जा रहा है। इसके अलावा किसी प्रकार वोटरों को वोट देने में दिक्कत हो रही है तो उनको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। तो इस प्रकार हेल्प डेस्क के जरिए वोटरों को मदद पहुँचाई जा रही है और अधिक से अधिक वोटर आए, इसका प्रयास जिला प्रशासन के साथ साथ निर्वाचन आयोग भी करता रहा है और उस कड़ी में हम लोगों ने देखा है फिलहाल 10% वोटिंग मुजफ्फरपुर में फिलहाल हुई है। प्रवीण, लेकिन एक अहम सवाल ये है कि अब पूरे मुजफ्फरपुर में अगर हम विधानसभा की जो मतलब जो पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं पूरे मुजफ्फरपुर में, वो कितने होंगे और उसके मुकाबले में ये आदर्श बूथ कितने हैं? हर साल, यानी कि हर बार हम ये कह सकते हैं कि हर बार जब भी कभी इंतखाबात होते हैं तो ऐसे 1, 2, 3 आदर्श बूथ हमें दिखाए जाते हैं या हम आवाम को दिखाते हैं। लेकिन ये एक सवाल कई माहिरीन ने उठाया है कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब पूरे के पूरे बूथ को हम आदर्श बूथ कहेंगे? क्या एक बूथ को आदर्श बना देना ये तमाम आवाम के लिए इंसाफ है? प्रवीण जी देखिए, बिल्कुल ही ये मौजूद सवाल आपने पूछा है। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में भी 2019 में भी हर एक क्षेत्र में इस प्रकार के मॉडल बूथ बनाए जाते हैं। मुजफ्फरपुर में फिलहाल 30 इस प्रकार के आदर्श बूथ बनाए गए हैं, यानी आज 5 विधानसभा क्षेत्र में यदि पोलिंग हो रही है तो इस हिसाब से हर एक विधानसभा क्षेत्र में 6 इस प्रकार के बूथ बनाए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं द्वारा संचालित भी हर एक विधानसभा क्षेत्र में 2 केंद्र हैं। लेकिन जैसा आपने सवाल किया कि इस प्रकार के और भी आने वाले दिनों में सुविधाएं बढ़ेगी, वोटरों को टर्नओवर के लिए दूसरे आदर्श केंद्र और इस प्रकार के मॉडल केंद्र बनाने होंगे ताकि अधिक से अधिक मतदाता हुए। देखिए, बिहार में जो पहले फेज का चुनाव हुआ है इसमें 56% वोटिंग हुई है। ये माना जाता है कि औसतन 60% वोटिंग का ट्रेंड रहा है। मुजफ्फरपुर में भी 61% वोटिंग 2015 में हुई थी। लेकिन चूंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है और तमाम इंतजामात निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन ने किया है, ऐसे में देखिए, ये महिलाएं हैं जो वोट करके आ रही हैं और घर का कामकाज आपने कर लिया है? हाँ, कर के आए हैं? बहुत सवेरे उठे हैं क्या? हाँ, भोरे उठे। तो अहले सुबह उठकर महिलाएं बूथ तक पहुंची हैं परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ। तो जैसा मैं जिक्र कर रहा था, जो निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस हैं कोरोना काल में कि किस प्रकार मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी अपनाना है, इसके अलावा जो पूरी तरह से बूथ को एक दिन पहले ही सैनिटाइज किया गया। आज मॉर्निंग में भी 370 टीमों के द्वारा मुजफ्फरपुर के 5 विधानसभा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। तो 56% जिस प्रकार पहले चरण में वोटिंग हुई है, हम लोग उम्मीद आज जता रहे हैं कि दूसरे चरण में जो 94 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं बिहार में, इसमें पोलिंग फीसदी और बढ़ेगा और इस प्रकार के जो मॉडल बूथ हैं यहाँ पर पोलिंग जो फीसदी है, वोट फीसदी, उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ 12% लगभग पोलिंग हुई है और औसतन 10% पोलिंग अभी तक हुई है। तो माना जा रहा है जैसे जैसे दिन ढलेगा पोलिंग फीसदी भी बढ़ेगा। मुझे कहीं और भी दूसरे से बात करनी है। मेरा सवाल सिर्फ ये प्रवीण कि आपने जहां जहां घूमा, आपने लोगों से बात की होगी, आपको क्या लगा कि मुजफ्फरपुर की आवाम के सामने इस बार मुद्दा क्या है? किस मुद्दे के आसपास ज्यादातर आवाम जो है वो वोटिंग का मन बना रहे हैं? देखिए, जो यहाँ बिहार के वोटर हैं काफ़ी जागरूक माने जाते हैं
उनकी जो राजनीतिक चेतना है वो काफी अच्छी मानी जाती है। वो खुल के डिबेट करते हैं और बिल्कुल बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं। जहां सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ माहौल है, या फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी है और उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, तो बदलाव के लिए लोगों का वोटिंग हो रहा है। लेकिन कई मतदाताओं से मैंने बात की है, वो अपना मत किसे दे रहे हैं वो प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही मैं उतना जानने का इच्छुक होता हूं जो आप किस फला उम्मीदवार को आप वोट कर रहे हैं। लेकिन लोगों में बदलाव को लेकर एक उत्सुकता है और बदलाव के लिए इस बार वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, ये भी एक राजनीतिक चेतना की ही मिसाल है कि लोग किसे वोट देते हैं ये बताते नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट वोटर्स। शुक्रिया आपका प्रवीण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो जो मुद्दे हैं उसके आसपास ये बातें हो रही हैं। जो मुद्दा है वो वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मुद्दा नौकरियों को लेकर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, और जो मजदूरों का पलायन होता रहा है और कोरोना के दौर में जो मजदूर वापस आए थे वो एक बड़ा मुद्दा है। उन्हें लगता है कि बिहार में हमें नौकरी आखिर क्यों नहीं मिल पाती। Introducing